हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इन सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया कि मैं एज ए यूट्यूबर क्यों बना। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि रियल में ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि मैं एक यूट्यूबर क्यों बना। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि मुझे यूट्यूबर बनने के लिए उतारू होना पड़ा, या फिर मेरी ऐसी मजबूरी बनी, या फिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूबर बना। एग्जैक्टली तो मैं आपको बताऊंगा। मैं भी बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अपनी लाइफ आराम से जी रहा था। कोई यूट्यूब का हेडेक नहीं, कोई यूट्यूब की वीडियो बनानी है, किसी को दिखानी है, या कुछ भी वॉट ऐसा कुछ भी माइंड के अंदर नहीं चलता था। बट एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आया। जी हाँ, अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहां पर ये एक वीडियो मिलेगा। जी हाँ, ये आपको वीडियो मिलेगा, और यही वीडियो था जहां से मैंने अपने YouTube की एक रेगुलर, मैं कहूंगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस वीडियो ने मुझे ऐसा बना दिया और मुझे ऐसा सोचने पर उतारू किया कि जो घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, मैं बता दूं आपको कि मेरे साथ 2016 में एक केस हुआ था, और ये केस हुआ था एसबीआई की तरफ से। जी हाँ, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड में रखता था। उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी वो लगभग 1,80,000 रुपए थी उस वक्त 2016 में। और मैं सुबह 4 बजे का टाइम था, अमूमन लोग सोते हैं, मैं भी सो रहा था। तो 4 बजे का टाइम था और मैं सो रहा था, और अचानक से मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, कनाडा करेंसी, इन सब में मेरे पास एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। सुबह 4 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आना शुरू हो गए कि इतना डॉलर आपका यहां से डेबिट हुआ, इतना डॉलर आपका यहां से डेबिट हुआ, इतना डॉलर आपका इस कंट्री से डेबिट हुआ। बेसिकली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सब कंट्रीज से मेरे क्रेडिट कार्ड का एक ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें डॉलर से पैसा निकाला गया। और ये जो पैसा था ये 56,000 रुपीज था इंडियन करेंसी में। जी हाँ, 56,000 का जब ये करेंसी का ट्रांजेक्शन हुआ, तो एनी हाउ मैं 4 बजे सो रहा था। मैंने मैसेज को देखा और मैं पूरा मामला समझ गया, लेकिन उस वक्त नींद बहुत कर्री आ रही थी। इस चक्कर में मैं दोबारा से सो गया, और मैंने सोचा कि इस मैटर को देखते हैं सुबह उठ के। फिर सुबह 9 बजे मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, और कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद मैंने पूरी घटना के बारे में बताया कि मेरे पास इस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ आज सुबह 4 बजे, और मेरे पास इस अमाउंट के मेरे पास मैसेज आए हैं, और वो इस कंट्री से हुए हैं। कस्टमर केयर से मेरी पूरी बात हुई। बात होने के बाद फिर उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि ठीक है, आपकी जो ये कंप्लेंट है ये हम दर्ज कर लेते हैं और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैंने उस कस्टमर केयर वाले बंदे से जिससे मेरी बात हो रही थी, उससे मैंने ये भी पूछा कि क्या इस केस में मुझे एफआईआर कराने की जरूरत है। उसने मुझे मना किया कि नहीं, हमारी एक स्पेशल टीम होती है जो इस तरीके के फ्रॉड ट्रांजेक्शन पे काम करती है, इसलिए आपको कोई भी एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस कंप्लेंट नंबर के बेस पे जो मैं आपको अब दूंगा, इसके बेस पे आप हमें टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकते हैं, आप अपना अपडेट ले सकते हैं कि इस पर क्या हुआ। ये सोचकर, इतनी अच्छी पॉलिसी, इतना अच्छा सिस्टम सोचकर मैं आराम से हो गया कि जो कुछ फ्रॉड हुआ हुआ, मैंने कंप्लेंट लिखवा दी, मेरे पास कंप्लेंट नंबर आ गया। अब मुझे कहीं पर भी कोई एफआईआर, किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर उस एसबीआई के बंदे ने, जो कस्टमर केयर का बंदा था, उसने मुझसे झूठ बोला। जी हाँ, एसबीआई के उस बंदे ने, कस्टमर केयर वाले बंदे ने मुझसे झूठ बोला कि आपको कोई भी एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। और यहीं से शुरुआत हुई थी जब मुझे लगा कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। जब मैं बहुत टाइम तक, 1-2 महीने तक इस पर फीडबैक लेता रहा। अब फीडबैक में लेता क्यों था ये मैं आपको बताऊं। जब मेरा कस्टमर कंप्लेंट की मेरी बात हुई, उसने बोला कि आपको कोई एफआईआर दर्ज नहीं करानी है। उसके सडन बाद मेरे पास जो मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसमें इन सभी ट्रांजेक्शंस का, जो डॉलर में ट्रांजेक्शन में, इन सब का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा था। मैंने इमीडिएट दोबारा से कस्टमर केयर फोन किया और बात की, तो उन्होंने बोला कि सर, आपकी जो कंप्लेंट है वो तो यहाँ पे दर्ज है, बट क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब यहां से शुरुआत हो गई उल्टे प्रोसेस की, और आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन हमें 24 आवर्स के अंदर देनी चाहिए थी, जो कि मैंने दी थी, लेकिन आपको एफआईआर की कॉपी भी सबमिट करनी थी। अब बस ये जो पूरा मामला हुआ, और यहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मेरे साथ जो ये 56,000 का फ्रॉड हुआ है, ये तो मैं कभी जिंदगी में देने वाला हूं नहीं, चाहे एसबीआई के साथ मुझे केस क्यों ना लड़ना पड़े।
और माय डियर, आज का दिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने आज तक कभी एसबीआई का वो पेमेंट किया ही नहीं 56,000 का। हालांकि मुझे इसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद झेलनी पड़ी। जी हाँ, मेरे ऑफिस में लैंडलाइन पे फोन आना स्टार्ट हो गए और उस पर जो एसबीआई के बिचौलिए होते हैं उन्होंने मुझे धमकाना और मेरे बारे में गलत गलत अफवाह, माँ बहन की गाली, हर चीजें शुरू कर दी। और मेरे जो पड़ोस में, मेरे बगल में जो मेरे कलीग्स बैठते थे, उनको माँ बहन की गाली देते हुए, मुझे इंडिकेट करते हुए ये बोला कि ये आवारा है और ये लड़कियां पटाता है, ये घुमाने के लिए गोवा ले जाता है और ये एसबीआई के पेमेंट जो इसने किया है उनका पेमेंट नहीं कर रहा है। अब उन्होंने ये क्यों बोला कि ये लड़कियां घुमाने गोवा ले जाता है? क्योंकि उसी वक्त, उससे 1-1.5 महीने पहले मैंने गोवा जाने के लिए अपने ही क्रेडिट कार्ड से कुछ ट्रांजेक्शन किए थे, जिसमें होटल का खर्चा 4 से 5 दिन का लगभग 22,000 रुपए था और मेरी जो फ्लाइट्स की टिकट्स थी वो भी अराउंड लगभग 25,000 रुपए की थी। तो जो टोटल मेरा ट्रांजेक्शन था वो लगभग 47,000 रुपए के आसपास का था। अब ये उस अमाउंट को इससे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जबकि वो अमाउंट मैंने पूरा पे कर दिया था। उस क्रेडिट कार्ड पर जो मेरा 47,000 रुपए के आसपास का अमाउंट था वो मैंने पूरा पे कर चुका था। उसके बावजूद भी ये एसबीआई के जो बिचौलिए होते हैं, इनको इसी काम के लिए रखा जाता है, सो दैट कि लोगों को धमकाएं और उनको डराएं, उनके हर एक आस पड़ोसी सबको ये बताएं कि इन्होंने पैसा मार दिया है, जिससे डर की वजह से, बदनामी होने की वजह से वो लोग डर के मारे वो पैसा पेमेंट कर दें, जिसको कहते हैं सेटलमेंट। मतलब 50,000 रुपए भी आपका अगर गया है या 50,000 रुपए का आपने खुद भी फ्रॉड किया है तो वो सेटलमेंट करके 20-22,000 रुपए में उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने कसम खा रखी थी कि इन बिचौलियों की नाक में मैं दम कर दूंगा, बजाय ये मेरी नाक में दम करें। और एसबीआई ने अपने बंदों को बहुत बार, अनगिनत, मैं यहां पे आपको ये भी नहीं बता सकता कि मेरे पास 200 बार कॉल आई कि 400 बार कॉल आई। मेरे पास हर दिन कम से कम 3 से 4 कॉल आते थे और हर एक बंदा मुझसे गंदी गंदी गालियों में बात करता था। और एक बार तो बंदा मेरे घर पे सुबह 6 बजे आके खड़ा हो गया और मुझसे बोलता कि आपका ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपको ही पे करना पड़ेगा। खैर एनी हाउ, उस बंदे जो आया था मेरे घर, उसके बॉस को मैंने उस वक्त इमीडिएट फोन किया उससे नंबर लेके और उसको मैंने पूरी कहानी समझाई। खैर वो बंदा काफी जेन्युइन लगा, उसने मेरी बात को समझा और अपने बंदे को बोला कि तुम वापस लौट आओ। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। मेरे पास कभी कभी ऐसे होता था कि मेरे कलीग्स जो मेरे साथ ऑफिस में तो काम नहीं करते, बट मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी बात करूंगा, उनके अचानक से मेरे पास फोन आते थे कि यार मुझे पास एक एसबीआई से ऐसे ऐसे कॉल आया है, तुमने क्या कुछ कर्जा ले रखा है जो तुम वापस नहीं कर रहे? सुनिए कितना शॉकिंग लगता है, कितना गंदा लगता है इस तरीके से अगर आपकी इमेज एसबीआई खराब करे। एसबीआई इंडिया का रेप्यूटेड बैंक, ऐसा बैंक अगर आपकी इमेज को खराब करे तो आपको कितना गंदा लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही सिलसिला मेरे साथ कम से कम नहीं तो 4 साल तक चला। गंदी गंदी गालियां, लोगों का आना, नए नए लोग मुझे फोन करते थे और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि एक घिनौना अपराध मेरे साथ हो रहा था। उसी वक्त मैंने सोचा कि एसबीआई की मैं पतलून उतारूंगा और उसके बाद मैंने एसबीआई का ये वाला वीडियो मैंने बनाया और बनाने के बाद विद प्रूफ मैंने हर चीज इस वीडियो में दिखाई थी, सो दैट कि जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब पे जिसपे एसबीआई की तरफ से कंसलेशन मेरे साथ हुआ था, जिसमें एक एडवोकेट एसबीआई की तरफ से और एसबीआई का एक बंदा बैंक का, हम 3 लोग बैठे और आपस में डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन, बेसिकली कंसलेशन जो प्रोसेस होता है वो इसलिए होता है सो दैट कि आप एक सेटलमेंट कर लें। कंसलेशन में ये लोग क्या करते हैं, आपको एक सेटलमेंट कराते हैं कि ठीक है आपके साथ जो वट जो भी हुआ, 50,000 रुपए का आपके साथ, अगर 56,000 का आपके साथ अगर फ्रॉड हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें बैंक की भी कोई गलती नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम 20,000 रुपए आप हमें पे कर दो, हम इस केस को हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। बट कंसलेशन में भी कभी इस तरीके का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, वरना आपको हमेशा आगे लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। आपका जो अकाउंट होगा वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता रहेगा कि आपने इतना पैसा लिया था बट दिया नहीं था, इवन हाउ वो केस खत्म कर दिया जाएगा। तो मैंने कंसलेशन में भी एसबीआई के एडवोकेट और एसबीआई की जो टीम आई थी उनको मैंने यही बोला कि आप लोग कैंसिलेशन चाहे आज पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं, चाहे आगे जिंदगी भर करते रहिए, मैं आपको ठन्नी भी देने वाला नहीं हूं। मैंने अपना पॉइंट वहां पे ये रखा था क्योंकि उनका क्वेश्चन ये था कि एसबीआई का कार्ड आप यूज कर रहे थे, बैंक को कैसे पता कि आप वो क्रेडिट कार्ड खुद यूज कर रहे हैं या आपने अपने किसी दोस्त को बाहर कंट्री में वो कार्ड दे दिया या उसकी डिटेल बता दी और वो वहां से फ्रॉड को अंजाम दे रहा है। उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, एकदम वैलिड था और बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन था एज अ कस्टमर। बट मैं बात करूं, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन उनसे किया कि क्रेडिट कार्ड एसबीआई बैंक ने बना के दिया, उसके अंदर कौन सा प्रोग्राम क्रिएट किया है और उस प्रोग्राम को आपके बैंक में या एसबीआई के कौन कौन से बंदे जानते हैं, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है जिस बंदे ने इस क्रेडिट कार्ड को जनरेट किया है उसको मेरे कार्ड की हर एक डिटेल पता हो और वो बाहर विदेश में रहता हो
और उसी ने ये फ्रॉड का ट्रांजेक्शन किया है। उनको मेरा अपने क्वेश्चन पर मेरा ये आंसर बहुत भारी पड़ गया और उसका आंसर उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। इस तरीके से, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर बैठे बैठे मैंने एसबीआई वालों की काफी बैंड बजा दी, जिसका उसके पास कोई आंसर नहीं था। हालांकि एसबीआई की तरफ से जो उनका एडवोकेट था उसने फाइनली मुझसे यही बोला, क्योंकि मैंने उसको ये बोला था कि आप मुझे अपना कार्ड दे दिए, एडवोकेट से मैंने बोला अपना कार्ड दे दिए, इन फ्यूचर अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करूंगा और आपसे एडवाइस लूंगा और मैं आपको अपना ये केस पर्सनली लड़ने के लिए बोलूंगा। तो आप सोचिए कि मेरे जो तर्क थे, उन क्वेश्चंस पर जो आंसर थे, जो इतने वैलिड थे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने बहुत से क्वेश्चंस के उनके आंसर दिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर एसबीआई के बंदों पर एक हथौड़े की तरह काम कर रहा था। ये सब हथौड़े जब उनके ऊपर पड़ रहे थे, उस वक्त जब लास्ट में मैं चला और मैंने एसबीआई के एडवोकेट को बोला कि आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए, मैं आपसे पर्सनली कभी बात करूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो उस एडवोकेट ने, वो लेडी थी, उसने मुझे अपना कार्ड दिया, लेकिन कार्ड देते वक्त ये बोली कि आपको कभी भी किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पर जो आंसर है वो बिल्कुल वैलिड है। ये सोचिए, उस कंसलेशन की मीटिंग में उस एडवोकेट ने मुझे बोला था, और तब से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ था कि मैं पैसा तो किसी को देने वाला हूं नहीं जब मैंने गलती नहीं करी। और जब कोई एडवोकेट आपसे ही पैसे निकलवाने के लिए आपके साथ मीटिंग में बैठा हो, लेकिन चलते वक्त आपको ये वाली बात बोल दे, सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। और यही एक ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से मैंने आज तक एसबीआई वालों को कभी भी पैसा नहीं दिया और ना कभी दूंगा। वो 56,000 का बिल आज की डेट में 1,33,000 रुपए के आसपास हो गया है। आए दिन, हर तीसरे चौथे दिन मेरे पास मैसेज आता है, मेरे पास मेल भी आता है टाइम टू टाइम कि आपके पास इतना ये बैलेंस है, आपको पे करना है, अदरवाइज आपको लीगल एक्शन करना पड़ेगा। और मैं हर चीज के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि जो पैसा मैंने खर्च नहीं किया वो पैसा मैं क्यों दूंगा बस एक ही कीमत पे, जब मैं एसबीआई पर ये केस फायर करूंगा। तो गाइस, यही रीजन था और यहीं से मेरी जिंदगी में ये यूट्यूब आया और फिर मैंने अपना वीडियो बना के डाला। और फिर धीरे धीरे जब मैंने ये वीडियो डाला तो मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आए, आंसर आए, तो उन पर फिर धीरे धीरे करते करते आज की डेट में मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूं। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया। तो गाइज, ये थी पूरी कहानी मेरे यूट्यूबर बनने की। तो गाइज, आपको कैसी लगी ये कहानी और आप मेरी इस कहानी से कितना मोटिवेट हुए मुझे भी बताना, सो दैट कि आप भी कुछ नया काम कर सको। कभी कभी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो आपने की हो चाहे किसी और ने की हो, लेकिन आपका रास्ता वहां से चेंज हो जाता है। वो रास्ता आपका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बट मेरा रास्ता यहां से अच्छा हुआ। ना कभी एसबीआई का मेरे साथ फ्रॉड होता और ना मैं आज एज अ यूट्यूबर होता। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे।